हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी भूगोल, चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इन सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब करना क्या है आपको मेरे भाई, मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और एक कॉपी नोट्स बुक रखिए सामने, और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करते चलिए, या तो वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग देखते हैं कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन एक है, आयु पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है। यानी अगर आप जनसंख्या संगठन पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या संगठन में हमने कल पढ़ा था, यानी अध्याय को हमने पूर्णतः समझाने का प्रयास किया था कि जिसमें अगर किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या के शिक्षा, आयु, लिंग, कार्य, इसके आधार पर बांटकर अगर उसका अध्ययन करते हैं तो वह जनसंख्या संगठन कहलाता है। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयु पिरामिड क्या है। आयु पिरामिड आयु संरचना का अधिक विस्तृत चित्र प्रदान करता है। आपसे कह रहा है कि आयु पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है, तो एक विस्तृत चित्र प्रदान करता है। यानी इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में किस आयु के वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है, ये आयु पिरामिड बतलाती है। ठीक है, आयु पिरामिड क्या बतलाती है कि किस आयु के लोगों की संख्या ज्यादा है, ये आयु पिरामिड बतलाती है। तो आपको लिखना क्या है, लिखेंगे आयु पिरामिड आयु संरचना का अधिक विस्तृत चित्र प्रदान करता है, अर्थात आयु पिरामिड किसी क्षेत्र में आयु की संख्या दर्शाता है कि किस आयु वाले लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है। आशा करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गांव में निवास करने वाली तथा कृषि करने वाली जनसंख्या को किस वर्ग में रखा जाता है। मान लीजिए आपके यहां गांव में जो निवास करने वाली जनसंख्या है या कृषि करने वाली जनसंख्या है, उसको आप किस में रखेंगे। तो गांव में रह रही है भाई, तो ग्रामीण परिवेश, गांव की ग्रामीण जनसंख्या क्या लिखेंगे। गांव में निवास करने वाली जो हमारी आबादी है या गांव में जो कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या है, उसको कहते हैं हम लोग ग्रामीण जनसंख्या या ग्रामीण गांव में रहने वाली जनसंख्या। ठीक है, गांव में जो रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रामीण जनसंख्या बोलते हैं। तो आप लिखेंगे ग्रामीण जनसंख्या मतलब गांव में रहने वाली जनसंख्या। नंबर 3 दो समझ गए होंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेते जाइएगा। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित करता है। देखिए, जनसंख्या संगठन में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि वहां की आयु संरचना क्या है, वहां की शिक्षा व्यवस्था क्या है, वहां की जातीय संरचना क्या है, यानी स्त्री और पुरुष, यानी जिसको लिंगानुपात कहते हैं। फिर वर्ग कार्य के कैसे, तो जनसंख्या संगठन उस विशेषता का वर्णन करता है जिसे जनसंख्या की आयु, शिक्षा, लिंग के आधार पर उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। लिखेंगे जनसंख्या संगठन किसी क्षेत्र के जनसंख्या की शिक्षा, आयु और लिंग के आधार पर प्रदर्शन करती है कि कितनी आबादी कहाँ कैसा है, यानी कितनी लिंग के है, स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, ये सारी बातें को बतलाता है कौन, जनसंख्या संगठन। ठीक है, चलते हैं आगे मेरे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन है। जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटक, तो वही अभी जो पढ़े हमने, जनसंख्या का महत्वपूर्ण घटक है आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान। यानी कहने का अर्थ है जनसंख्या के घटन, आप जनसंख्या संगठन पढ़ रहे थे, उनमें किन किन बातों को ध्यान दिया जाता है, तो उनमें ध्यान दिया जाता है आयु पर, उसके लिंग पर, उसकी साक्षरता दर पर और आवास पर, कार्य पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इन सारे बातों को हम लोग जनसंख्या संगठन में अध्ययन करते हैं, अर्थात जनसंख्या संगठन के ये घटक है। आशा करते हैं आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आई होगी। फिर से एक नजर देख लेंगे, जनसंख्या घटक के महत्वपूर्ण अंक कौन कौन, तो शिक्षा, लिंग, आयु, आवास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
किसी देश की जनसंख्या को कितने आयु वर्गों में बांटा जा सकता है। अगर मान लीजिए आप कहीं देश की जनसंख्या का संगठन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से कितने वर्गों में बांटिएगा। तो हमारा मानव भूगोल कह रहा है कि जनसंख्या को अगर संगठन के हिसाब से बांटे आयु संगठन में, तो 3 वर्गों में। कौन कौन? तो पहला हमारा है बाल वर्ग, जो 0 से 14 वर्ष की आयु होती है। दूसरा होती है हमारा प्रौढ़ा वर्ग, जिसमें प्रौढ़ा वर्ग में आता है 15 से लेकर के 59 वर्ष के लोग। और तीसरा होता है वृद्ध वर्ग, जिसमें आते हैं 60 से ऊपर वाले आयु वाले जो लोग हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्रौढ़ा वर्ग में। ठीक है, सॉरी, वृद्ध वर्ग में। तो हम लोग आयु वर्ग में कितने भागों में बांटा? 3। कौन? बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्धा वर्ग। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या परेशानी है? देखिए एक चीज है हम लिखना है, यहां भूल गए, सॉरी। देखिए ये डॉलर है, ये क्या लिखा हुआ है? डॉलर। यहां पर डॉलर हमने लिखना भूल गया है। PPE 45 डॉलर का क्या तात्पर्य है? देखिए आपसे पूछेगा परीक्षा में कि P 45 डॉलर का क्या तात्पर्य है। इसका मतलब होता है परचेजिंग, P से परचेजिंग, P से पावर और P से पैरिटी इन UA डॉलर, अर्थात अमेरिका डॉलर में क्रय शक्ति कितना है, इसी को कहते हैं हम लोग PPE। P से क्या हो गया मेरे भाई? तब परचेजिंग। दूसरा P से क्या हो गया? पावर। तीसरा P से क्या हो गया? पैरिटी। 45 इन UA डॉलर, माने यूनाइटेड अमेरिका जो हमारी है, अमेरिका डॉलर में क्रय शक्ति की क्षमता कितनी है, इसी को कहते हैं हम लोग PPE 45 डॉलर। ठीक है, PPE का मतलब याद रखिएगा, PPP 45 डॉलर का मतलब याद रखिए। P से क्या लिखेंगे हम लोग? परचेजिंग, पावर, पैरिटी। ठीक है, 45 डॉलर। आगे है प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद की तुलना में मानव विकास सूचकांक ऊंचा क्रम क्या प्रदर्शित करता है। देखिए अगर किसी देश का मानव सूचकांक अगर ज्यादा है, तो इससे यह पता चलता है कि इन देशों में अपनी आय को बड़ी कुशलता से मानव के विकास में खर्च किया गया है। अगर मानव विकास सूचकांक अगर ज्यादा नजर आ रहा तुम्हें, तो क्या समझना, इसका मतलब क्या है कि उस देश में जो सकल उत्पादन है, यानी देश की जो आय है, वो सबसे ज्यादा किस मद पर खर्चा हुई है? मानव विकास पर। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे हम लोग? किसी भी देश के विकास सूचकांक ऊंचा क्रम यह प्रदर्शित करता है कि इन देशों ने अपनी आय को बड़ी कुशलता से मानव विकास में परिवर्तित कर लिया है, यानी मानव के विकास में उसने सबसे ज्यादा खर्च किया है अपनी आय। ठीक है, किसी प्रति व्यक्ति सकल उत्पादन की तुलना में मानव विकास सूचकांक ऊंचा होने का क्या मतलब? तो ऊंचा होने का मतलब है कि देश अपनी अधिकांश आय को किसमें खर्च किया है? मानव विकास की ओर खर्च किया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। विकासशील जनसंख्या और हासमान जनसंख्या में अंतर बताइए। तो ये हम लोग पिरामिड से भी बता सकते हैं, लेकिन लिख करके भी बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मेरे भाई कि विकासशील जनसंख्या क्या है, तो किसी भी देश की जो जनसंख्या है, आबादी है, अगर वो लगातार वृद्धि कर रही है, उसके रहन सहन में सुधार हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग विकासशील जनसंख्या। लेकिन अगर किसी देश की आबादी अगर कम रही है, वहां के रहन सहन निम्न स्तर के होते जा रहे हैं, तो हम समझेंगे कि हासमान जनसंख्या है। जनसंख्या का बढ़ना, किसी देश की जनसंख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? विकासशील जनसंख्या। कमना हासमान जनसंख्या। ठीक है, देखिए बड़ी शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लॉन्ग लिफाफ वाला है नहीं, तो हम लोग एकदम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। विकासशील जनसंख्या वैसी जनसंख्या जो किसी देश की जनसंख्या आबादी बढ़ रही है, लगातार उसकी में उन्नति हो रही है, तो उसे कहते हैं हम लोग विकासशील जनसंख्या। अगर जनसंख्या लगातार कम रही है, उसके रहन सहन में कमी आ रही है, तो उसको कहेंगे हम लोग हासमान जनसंख्या। आशा करते हैं आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। लिंग संगठन किसे कहते हैं? लिंग का मतलब क्या? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है, तो उसे कहते हैं लिंग संगठन। क्या लिखेंगे हम लोग? किसी भी देश में
जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच जो अनुपात प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं लिंग संगठन। यानी मान लीजिए आप किसी देश में हैं या किसी गांव में हैं, वहां कितनी एक आंकड़ा आपने तैयार किया, आंकड़ा तैयार करने के बाद ये आपको पता चला कि वहां कितने पुरुष निवास कर रहे हैं, कितनी महिलाएं निवास कर रही है। अगर ये प्रदर्शित हो रही है तो उसको कहते हैं लिंग संगठन। ये जो आंकड़ा है ना वो क्या कहलाता है, मेरा लिंग संगठन कहलाता है, कि किसी देश का आंकड़ा क्या कहलाता है। आगे चलेंगे, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात क्या है। यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे थे, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात क्या है। इसका मतलब क्या समझे कि पूरे वर्ल्ड में आप स्त्री और पुरुष की संख्या को गिनती कीजिए तो क्या पता चलेगा, स्त्री की संख्या ज्यादा है या पुरुष की संख्या ज्यादा है। तो हमारी जो यानी क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड, पूरे संसार में जब जनसंख्या की गिनती किया जाता है तो इससे पता चलता है जिसको कहते हैं यूएनओ, वो गिनती करती है और तो वह बतलाती है कि विश्व जनसंख्या की औसत लिंगानुपात है वह 1000 पुरुष पर मात्र 990 महिलाएं हैं। यानी विश्व में लिंगानुपात कितना है, तो 1000 महिला पर पुरुष 1000 पुरुष पर 990 महिला है। ये कौन बतलाती है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए तो कितना, तो याद रखेंगे 1000 पुरुष पर 990 महिला। आगे क्वेश्चन है, निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र कौन है। हमने कल पढ़ाया था आपको कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है और पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं, तो खास करके अगर एशिया महादेश में देखा जाए तो उनमें आ जाता है चीन, भारत, अरब देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये सारे देश निम्न लिंग अनुपात वाले देश हैं जहां जनसंख्या बहुत ही स्त्रियों की कम है और पुरुषों का ज्यादा है। ऐसे तो हम लोग पढ़े थे अन्य अरब देश में, सबसे पढ़े थे अमीरात की बारे, लेकिन वहां तो अलग सी कहानी है। लेकिन हम लोग जहां अगर प्राकृतिक रूप से अगर बात करें तो पुरुषों की संख्या इन सारे देशों में कौन कौन, तो पाकिस्तान, भारत, चीन, सऊदी अरब, इन सब में क्या है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। साक्षरता पर टिप्पणी लिखिए। अब आपसे कह रहा है साक्षरता पर टिप्पणी। साक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास के सूचकांक हैं। अब क्या समझे आप, कि मान लीजिए अगर किसी देश की जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है, अगर वहां के लोग शिक्षित हैं तो इससे दो बातें हमको समझ में आता है। एक कि वहां की सामाजिक स्तर ऊंचा होगा और दूसरा वहां की आर्थिक व्यवस्था उन्नत होगी। ठीक है, अर्थात शिक्षा हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति को बतलाती है। क्या बोलेंगे मेरे भाई, कि किसी देश की शिक्षा वहां की सामाजिक और आर्थिक विकास के सूचकांक हैं। अर्थात रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधा की उपलब्धता को हमारी शिक्षा प्रदर्शित करती है। अगर मान लीजिए हम बिहार में रह रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर उच्च है तो इससे यह समझिएगा कि यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी है, यहाँ के हर लोगों की आर्थिक व्यवस्था सही है और साथ ही साथ यहाँ के जो शैक्षणिक व्यवस्था है, यानी कोचिंग संस्थान हो या सरकार की स्कूल व्यवस्था हो, ये सब ऊंचा स्तर का होगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन है, विश्व की नगरीय जनसंख्या प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है। तो देखिए, अगर हम विश्व की नगरीय जनसंख्या प्रतिवर्ष की बात अगर करें तो अगर आप आंकड़ा निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में लोग गांव से शहर की ओर कितने जा रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष 6 करोड़ गांव में रहते थे लेकिन शहर में धीरे धीरे प्रतिस्थापित हो रहे हैं। कितने, पूरे वर्ल्ड की बात अगर करें तो 6 करोड़ आबादी ऐसा है जो गांव छोड़ करके शहर प्रतिवर्ष की ओर पलायन कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आबादी है, 6 करोड़। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता का क्या अर्थ है। तो हमने पीछे दिन यानी कल बताया था कि साक्षरता का मतलब होता है
कि किसी देश की कोई भी जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है और उसको अपने नाम का हस्ताक्षर करने, अपने नाम को किसी भाषा में पढ़ने अगर आता हो या लिखने आता हो तो उसको साक्षर कहते हैं। वही साक्षर का मतलब साक्षरता वह गुणात्मक विशेषता है जिसे जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। यानी साक्षरता जनता के गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि साक्षरता क्या है तो साक्षरता जनता की गुणवत्ता को निर्धारित करती है, माने पढ़े लिखे हैं तो वहां का गुण ज्यादा होगा, ये प्रदर्शित करता है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको सारी क्वेश्चन बस समझ में आ रही होगी। चलते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है मेरा भाई, विकास किसे कहते हैं? तो विकास तो एक हमारा भतीजबा का भी नाम है विकास, लेकिन वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ विकास का मतलब होता है प्रगति, विकास का मतलब उन्नति, आपके रहन सहन में, आपकी खान पान में, आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था, इन सारे कार्यों में लोगों के तरीके और क्षमता में अगर वृद्धि हो रही है उसी को कहते हैं हम लोग विकास। यानी विकास का मतलब होता है उन्नति। पहले हम लोग 1, 2, 3 कपड़े होते थे, लेकिन आज एक घर में 5-5, 7-7 कपड़े एक बच्चे को होते हैं, 10-10 होते हैं। तो इसका क्या मतलब समझ रहे हैं कि हमने अपनी आर्थिक उन्नति में विकास किया। पहले चढ़ने के लिए गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, आज हर घर में 1-2 गाड़ियां हैं। ये क्या हमारा विकास है, हमारी रहन सहन में सुधार हुआ। पहले रहने के लिए एक व्यक्ति को मकान नहीं हुआ करते थे, आज 2-2 बिल्डिंगें हैं सबके पास। ये क्या हमारी रहन सहन में विकास है। क्लियर? तो विकास का मतलब हुआ हमारी जो रहन सहन है, हमारी जो खान पान है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उन्नति हुआ, तो उसको कहते हैं हम लोग विकास। तो आशा करते हैं आप 1 से 15 तक के सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। फिर भी अगर डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे कि मैं इस सारे क्वेश्चन को फिर से बता दूं। अगर पर्सनली अगर जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कमेंट करेंगे, चैनल पर कमेंट करिएगा, नंबर दीजिएगा, हम आपको जोड़ लेंगे, ठीक है? चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।